अगर आपके घर में एक 5 साल का बच्चा ये बताने लगे कि उसकी एक बीवी है और 2 बच्चे हैं और उसकी मौत पिछले जन्म में कैसे हुई थी, तो आप क्या सोचोगे। ऐसा ही एक किस्सा आगरा में 1985 में हुआ था। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसको कि अपना पिछला जन्म याद था और उसने अपने कातिलों को सजा दिलाई। आगरा से 17 किलोमीटर दूर बाड़ गांव में 12 दिसंबर 1985 को एक बच्चे का जन्म होता है। देखने में तो वो बच्चा एक आम बच्चा ही था। 2 साल की कम उम्र से उसने बोलना शुरू कर दिया था। हालांकि ये बात एक माता पिता के लिए बहुत खुशी की बात होती है, लेकिन यही बात उसके माता पिता के लिए चिंता का कारण बन गई। वो बोलने लगा कि तुम लोग मेरे माता पिता नहीं हो, मैं यहाँ पर ऐसे ही आ गया हूँ, मुझे अपने घर जाना है, ये मेरा घर नहीं है। शुरुआत में तो उसकी ऐसी बातें सुनकर उसके घर वालों ने सोचा कि ये उसकी कोई इमेजिनेशन होगी। छोटा बच्चा है, नादान है, ये समझकर उसको इग्नोर करते रहे। जैसे जैसे समय बीतता गया वो 5 साल का हो गया। अब उसकी बोलने की इंटेंसिटी और ज़्यादा होने लगी। वो हर बात को गुस्से से बोलता कि ये मेरा घर नहीं है, तुम लोग बहुत गरीब हो, मेरा एक बंगला है, मेरी एक दुकान है। वो हर चीज को बहुत डिटेल में बताता। उसका नाम तोरण सिंह रखा गया। प्यार से उसके घर वाले उसको टीटू बुलाते थे। वो कहने लगा मेरा नाम सुरेश वर्मा है, मेरा नाम टीटू नहीं, मेरा एक बंगला है आगरा में, मेरी पत्नी का नाम उमा है और मेरे 2 बच्चे भी हैं। मुझे उनकी चिंता हो रही है, मुझे अपने घर जाना है, मेरी एक दुकान है सुरेश ऑडियो नाम से। तुम लोग मेरे माता पिता नहीं हो, तुम लोग मेरे भाई बहन नहीं हो। वो अपने कपड़े को पैक करता और वहां से जाने की तैयारियां कर लेता। अगर उसके घर वाले उसको रोकने की कोशिश करते तो वो उनको धमकियां देने लगता। वो उनको बोलता मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। उसकी इन बातों से उसके घर वाले बहुत परेशान रहते थे। तो उसके बड़े भाई अशोक ने जांच पड़ताल करने की सोची कि क्या सच में उसका भाई सही बोल रहा है या फिर ये कोई इमेजिनेशन है। उसने बिना किसी को बताए सिर्फ अपने माता पिता को बताया और अपने दोस्त के साथ आगरा चला गया। वो आगरा में सदर बाजार में बहुत सारी दुकानों को सर्च करने के बाद वो बैठा ही था कि उसको सामने एक बोर्ड दिखाई दिया जिसमें लिखा हुआ था सुरेश रेडियो। उसके मन में बहुत बेचैनी हुई कि क्या कहीं उसका भाई सच तो नहीं बता रहा। वो हिम्मत करके उस दुकान के अंदर घुसा। उसने अंदर जाके पता किया, वहां पर एक औरत बैठी हुई थी। उसको मालूम चला उसका नाम उमा है। ये जान के उसको और झटका लगा कि उसका भाई सही बता रहा था। उसने उमा से पूछा कि सुरेश कहाँ पर है। उमा ने उसको बताया कि उसका पति सुरेश 5 साल पहले ही उसको गोली मार के तय कर दी गई। तो जैसे ही उसने ये बताया उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि उसका भाई भी यही बताता था कि उसकी मौत किसी ने गोली मार के ही की थी। पहले तो उमा को विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा कि कहीं न्यूज वगैरह में खबर सुन ली होगी, क्योंकि उस टाइम की सबसे बड़ी न्यूज यही थी। तो सुरेश ने बताया कि 2 साल की उम्र से ही उसने इन चीजों को बताना शुरू कर दिया था। उमा ने अपने सास और ससुर मतलब सुरेश के माता पिता को भी ये बात बताई। तो एक माता पिता होने के नाते उनको बेचैनी हुई और उनको एक खुशी भी हुई कि कहीं सच में उनका बेटा वापस तो नहीं आ गया है। अशोक ने उनको बताया कि आप लोगों को गांव में आना चाहिए, मैं टीटू को बिना बताए यहाँ पे आया हूँ, अचानक से आप उनके सामने चले जाना और क्या पता टीटू आपको पहचानता है या नहीं पहचानता। इस डाउट को क्लियर करने के लिए वो एग्री कर गए कि क्या पता यही उनका बेटा हो। तो घबराहट, बेचैनी और क्यूरियोसिटी के साथ इमोशंस को लेते हुए टीटू के गांव बाड़ गांव में चले गए। टीटू अपना दोपहर का खाना खा ही रहा था तो पीछे से किसी ने आवाज लगाई, टीटू ये देखो कौन आए हैं। जैसे ही टीटू ने पीछे मुड़कर देखा तो वो भागते हुए उनके गले लग गया। तो टीटू ने सबको पहचान लिया। उन्होंने बोला ये मेरे पिताजी, ये माताजी है और ये उमा है। तो बात करने के लिए सब लोग घर में बैठे और टीटू ने उमा को इशारा किया कि तुम इधर मेरे साथ आके बैठो, किसी एक बड़े व्यक्ति की तरह। और टीटू ने उमा को कुछ ऐसी बातें कही जो कि सिर्फ उमा और सुरेश के बीच में ही थी। उमा ने इस बात को कंफर्म किया कि ये सही बता रहा है। तो टीटू ने उनको पूछा कि आप यहाँ पर कैसे आए। तो जैसे ही बाहर की तरफ देखा तो उसने देखा कि बाहर मारुति कार खड़ी हुई है। उसने पूछा कि उसकी व्हाइट फिएट कार कहाँ गई। उमा ने उसको बताया कि वो बहुत पुरानी हो गई थी इसलिए उसको बेच दिया था। फिर टीटू एक कार मालिक की तरह कार में बैठा, कार का रेडियो ऑन किया और सुरेश के भाई की हेल्प से कुछ दूरी तक उसने गाड़ी भी चलाई। और हैरानी की बात ये थी कि इससे पहले टीटू ने कभी गाड़ी को हाथ भी नहीं लगाया था, लेकिन वो गाड़ी चलाना जानता था। तो अपने डाउट को और क्लियर करने के लिए दोनों परिवारों ने ये सोचा कि चलो टीटू को अब आगरा लेके चलते हैं। वहाँ पे उन्होंने कुछ
टेस्ट रखे टीटू के। पहला टेस्ट, टीटू को आगरा ले जाया गया ये देखने के लिए कि वो अपनी दुकान को पहचानता है या नहीं पहचानता। उस दुकान के आगे गाड़ी को नहीं रोका और वो आगे चलते गए। तो टीटू ने जैसे ही ये देखा तो उसने बोला, अरे रुको रुको, मेरी दुकान तो पीछे रह गई, आप आगे चले गए। उन्होंने पूछा कि कौन सी दुकान है तुम्हारी? तो टीटू ने सीधा अपनी दुकान की तरफ इशारा किया कि ये है ना मेरी दुकान पीछे। तो सब लोग हैरान हो गए और जैसे ही वो दुकान के अंदर घुसे तो टीटू एक दुकान मालिक की तरह दुकान में घुसा, किसी बड़े व्यक्ति की तरह। और जैसे ही वो टेबल पर बैठा तो एक उसने ऐसे उंगलियां तबले की तरह थोड़ी देर ऐसे टेबल पर बजाई और वो बैठा। तो उमा ये देख के भी हैरान हो गई थी क्योंकि सुरेश भी ऐसा ही करता था। जैसे ही वो घर में या दुकान में कहीं पे बैठता था तो वो अपनी उंगलियों को ऐसे टेबल के ऊपर नचाता था। पहला टेस्ट पास हो गया। और दूसरा टेस्ट था, उन्होंने टीटू से पूछा कि इस दुकान में कौन कौन सी चीजें रेनोवेट की गई है और कौन कौन सी चीजें वहीं पुरानी थी जब वो उसके मरने से पहले की। तो टीटू ने हर एक चीज को बताया कि इस दीवार का ये हिस्सा रेनोवेट हुआ है, ये सामान इधर पे रखते हैं, ये हर एक चीज उसने दुकान के बारे में बताया। तो ये टेस्ट भी पास हो गया टीटू। तीसरा टेस्ट था, टीटू को सुरेश के घर में ले जाया गया। वहाँ पर सुरेश के 2 बच्चे थे, वो मोहल्ले के बच्चों के साथ खेल रहे थे। टीटू को बोला गया कि अपने बच्चों को बुलाओ और पहचानो। टीटू ने तुरंत से अपने बच्चों को पहचान लिया और उनके नाम भी लिए, ये बच्चा है और वो बच्चा है। सारे टेस्ट को क्लीन करने के बाद दोनों घर वाले मान गए कि टीटू ही राजेश का पुनर्जन्म है। ये खबर मीडिया में फैल गई और ये खबर दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर NK चड्डा को मिली, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के प्रोफेसर डॉक्टर इयन स्टीवनसन के साथ रिसर्च कर रहे थे रीइंकार्नेशन पर। डॉक्टर इयन स्टीवनसन यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के एक वेल नोन और रिस्पेक्टेड प्रोफेसर थे। उन्होंने काफी बुक्स भी लिखी है रीइंकार्नेशन पर। तो उन्होंने अपनी एक कलीग डॉक्टर एंटोनिया मिल्स को इस रिसर्च को करने के लिए भेजा। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स और यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के प्रोफेसर्स ने मिलकर इस केस पर खूब रिसर्च करी। उन्होंने एक साइंटिफिक वे में हर चीज को देखा, उन्होंने हर एक चीज की क्रॉस चेकिंग करी। उन्होंने सुरेश के पोस्टमार्टम रिपोर्ट और टीटू के बर्थ मार्क की भी एक रिपोर्ट बनाई। उन्होंने टीटू से उसके पूर्व जन्म के कातिलों के बारे में पूछा। तो टीटू ने बताया वो उनमें से एक को जानता है। उसने हर एक चीज को डिटेल में बताया कि एक व्यक्ति ने उसको नमस्ते करी और दूसरे व्यक्ति ने उसको कनपट्टी से गोली मार दी। टीटू ने बताया कि जिसको उसने देखा था वो उसके बिजनेस का एक पार्टनर था। तो ये डिटेल आगरा पुलिस को दी गई और आगरा पुलिस ने इस केस को सीरियस तरीके से सर्च किया। उस व्यक्ति को आगरा पुलिस ने पकड़ा और उसके साथ सख्ती से जांच पड़ताल करी और उन व्यक्तियों ने अपने द्वारा किए गए मर्डर को एक्सेप्ट किया। आगरा कोर्ट ने टीटू के बर्थ मार्क्स और सुरेश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी बहुत सीरियसली लिया, क्योंकि जहां पर सुरेश को गोली लगी थी बुलेट का एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट सेम उसी एग्जैक्ट जगह पर था जहां पर टीटू का बर्थ मार्क था। और डॉक्टर इयन स्टीवनसन ने ये प्रूफ किया कि बर्थ मार्क और जो पिछले जन्म की इंजरीज होती है उनका आपस में कनेक्शन होता है। डॉक्टर इयन स्टीवनसन ने 2500 से ज्यादा केसेस को स्टडी किया। ये सारी रिपोर्ट आगरा के कोर्ट केस में दी गई थी। सारे रिसर्च पेपर कोर्ट केस में दिए गए। डॉक्टर एंटोनिया मिल्स ने सारी टीटू की हाव भाव सारी हर एक चीज को कोर्ट में पेश किया कि ये उसका पुनर्जन्म है, ये कोई इसकी इमेजिनरी सोच नहीं है। और इन्हीं सारे रिसर्च पेपरों को एक्सेप्ट किया गया और सुरेश के कातिलों को जेल की सजा सुनाई गई। और ये एक रेवोल्यूशनरी और कॉन्ट्रोवर्शियल जजमेंट था। और अब एक क्वेश्चन ये उठता है, अब टीटू कहाँ पे रहेगा, अपने पुराने परिवार के साथ या फिर नए परिवार के साथ? तो दोनों परिवारों ने मिलकर एक डिसाइड किया कि टीटू अपने नए परिवार के साथ ही रहेगा। हालांकि वो मानते थे कि टीटू ही सुरेश का पुनर्जन्म है, लेकिन वो एग्जैक्ट वही सुरेश नहीं है, क्योंकि उसकी बॉडी चेंज हो चुकी थी। ना तो वो अपने बच्चों को संभाल सकता था, ना वो अपनी पत्नी को संभाल सकता था, और ना ही वो अपने माता पिता को संभाल सकता था। इसलिए वो अपने नए परिवार के साथ ही रहा। वहीं पे उसने स्टडी की दोबारा से, और वो BHU में विश्व हिंदू यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर भी रह चुके हैं और अभी प्रेजेंट डेट में भी वो जिंदा है। अगर किसी को कोई डाउट है कि ये झूठा केस है तो आप उनसे बात कर सकते हैं। वो अभी भी इसी बात को डंके की चोट पे कहते हैं कि आज भी मुझे हर एक चीज, हर एक डिटेल याद है, पिछले जन्म की भी और इस जन्म की भी। और अब वो प्रेजेंट डेट में पतंजलि यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर की जॉब करते हैं। हाल ही में उनका एक इंटरव्यू भी हुआ था, आप उनका इंटरव्यू देख सकते हो। एक रैशनल माइंड होने के नाते हमारे मन में कुछ ख्याल, हमारे मन में कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि
सुरेश की बॉडी और जो टीटू था उन दोनों में ऐसा क्या कॉमन जुड़ा हुआ था जिसके कारण कि टीटू को सारी सुरेश की यादें पता थी। क्या वो कोई केमिकल था जो कि वाईफाई के थ्रू पहुंच गया सुरेश तक, या फिर वो एक आत्मा थी? साइंस तो इस बात को ना तो एग्री करता है और ना ही डिसएग्री करता है, लेकिन ये केस तो बिल्कुल तथ्यों पर आधारित है। आप इस केस की ऑथेंटिसिटी पर भी कोई सवाल नहीं उठा सकते। ये केस डॉक्यूमेंटेड भी है। इस केस को देखने से तो हमें ये पता चलता है कि कुछ तो है जो कि सुरेश की बॉडी से निकलकर टीटू के शरीर में गया। जो रत्ती भर भी दिमाग रखता होगा और जो शास्त्रों को जानता होगा उसको पता चल जाएगा कि वो क्या चीज़ है। वो चीज़ है आत्मा, और ये हर एक धर्म में बताई गई है। जैसे इस्लाम में इसको बोलते हैं रूह, क्रिश्चियनिटी में इसको बोलते हैं सोल, और हिंदुइज्म में इसको बोलते हैं आत्मा। इससे तो हमें यही पता चलता है कि आत्मा का अस्तित्व है। इससे हमें ये भी पता चलता है कि आत्मा कभी मरती नहीं है, और साइंस इस बात को कभी मान भी नहीं सकता, क्योंकि ये साइंस की फील्ड के बाहर की चीजें हैं। हमें साइंस से ये उम्मीदें भी नहीं रखनी चाहिए कि साइंस आत्मा को प्रूव करेगा। ऐसा कभी हो नहीं सकता, क्योंकि साइंस में वो लोग लैबोरेटरी में आत्मा पर कोई रिसर्च नहीं कर सकते, क्योंकि आत्मा ट्रांसेंडेंटल है, दिव्य है, और हम आत्मा को अपनी आंखों से नहीं देख सकते। हमारी आंखें मटेरियल है, और ना ही हम आत्मा को किसी लैब में ले जाके माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप या किसी यंत्र के थ्रू देख सकते हैं, क्योंकि वो यंत्र भी मटेरियल है। फॉर एग्जांपल, हम फिजिक्स के लॉ को केमिस्ट्री से प्रूव नहीं कर सकते, और ना ही केमिस्ट्री के लॉ को फिजिक्स से प्रूव कर सकते हैं। वो अपनी फील्ड है केमिस्ट्री, और फिजिक्स अपनी फील्ड है। तो ये जो साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस है, ये एक अलग फील्ड है। इसको प्रूव करने का तरीका हमारे शास्त्रों में बताया गया है। और अगर कोई हिंदू इस वीडियो को देख रहा है तो इतने सारे सबूत होते हुए भी लोग इन बातों को हल्के में ले लेते हैं, और साइंस तो इन बातों को मानना ही नहीं चाहती, इतने सारे प्रूफ होने के बाद भी। मैं तो इस बात को अच्छा ही मानता हूँ कि हमें अपने पुराने जन्मों की यादें याद नहीं है, क्योंकि हमारे टीटू जी बताते हैं कि बहुत मुश्किलों से जिए हैं अपना बचपन। डुअलिटी में लाइफ नहीं जी जाती। अगर हम अपने पिछले जन्मों को याद करने लगे तो फिर तो हम इस जन्म के माता पिता को देखेंगे या पिछले जन्म के माता पिता को देखेंगे, ये एक क्वेश्चन है। और पुनर्जन्म जैसे ये टॉपिक अगर मेन स्ट्रीम मीडिया में आ गए तो वन लाइफ टाइम एंजॉय इट, ये सारे सिद्धांत खत्म हो जाएंगे। तो ये अच्छी बात नहीं है क्या? एक नास्तिक होने से अच्छा है एक आस्तिक होना अच्छा है। कम से कम मुझे इस बात का सुकून तो है कि यार मैं कभी मरता नहीं, मैं का मतलब मैं आत्मा हूँ और मैं कभी नहीं मरता। जो नास्तिक लोग हैं वो इस बात से डरते रहते हैं कि मरने के बाद क्या होगा। आत्मा का तो कभी कोई अंत नहीं होता, बस शरीर बदलते हैं, जैसे हम कपड़े बदलते हैं वैसे ही। तो आपका इस बारे में क्या मानना है, आप कमेंट में ज़रूर बताइए। क्या आप इन रीइंकार्नेशन की केसेस को झूठा मानते हैं सारे सबूत दिखाने के बाद भी, या फिर आप मानते हैं कि हाँ सच में आत्मा है? ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। थैंक यू।